चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करें इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स लॉ या और क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। और ये एक्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, इनकम और बेसिकली देखिए आपको एक चीज और मैं बताऊं, जब भी टैक्स कंसल्टेंट या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात करी जाती है तो उससे एक एक्सपेक्टेशन तो प्रॉपरली ये मानी जाती है कि उसको इनकम टैक्स की नॉलेज होगी ही होगी। मानते हो कि नहीं मानते? तो इनकम टैक्स जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आज फर्स्ट क्लास है, क्लास 1 बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को बस इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि ये एक्ट कहां से आया, किस तरीके से इसको रूल किया जाता है, कौन चलाता है कौन नहीं चलाता, डिमांड क्या है इसकी। क्लियर? तो इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, इससे पहले हम बात करें इनकम टैक्स की, हम पहले बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। क्या सर इसकी कोई हिस्ट्री भी है या नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स ना पढ़ के डायरेक्टली सीधा हम कहां जाते हैं, इनकम टैक्स की हिस्ट्री पर। क्लियर? चलिए जी, तो इनकम टैक्स पहली बार कब लगाया गया था, जरूरत क्या पड़ी थी, वो सारी बातें करते हैं। क्लियर? टैक्स के बारे में अगर बात करें तो टैक्स का तो आपको पता ही है भाई, हमने जीएसटी में भी पढ़ा था कि चाणक्य साहब थे। कौन जी? चाणक्य साहब थे। चाणक्य साहब आए राजा के पास कि राजा साहब हम कर लेंगे। राजा साहब क्या कर लेंगे? नहीं नहीं कर लेंगे नहीं, हम कर लेंगे, मतलब टैक्स लेंगे, शुल्क लेंगे। क्यों? राजा ने बोला क्यों? कि सर ऐसा है, जो हमारी प्रजा है, जनता है ना, वो कमाती है, पैसा लेती है, इकट्ठा करती है, लेकिन वो खर्च कर देती है। और जब हार्ड टाइम आता है, हार्ड टाइम मतलब जब उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है या जब परेशानी आ जाती है, तब उनके पास पैसा नहीं रहता, तो वो परेशान हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के। है या नहीं है? तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकालना है कि आप जो है ना लोगों से शुल्क लीजिए, पैसा लीजिए, टैक्स लीजिए, और उसको हम अपने ट्रेजर में, खजाने में इकट्ठा करते रहेंगे। और जब हमारी प्रजा पर कोई भी विपत्ति आएगी या कोई भी मुसीबत आएगी तो हम क्या करेंगे, उस राजस्व में से, उस ट्रेजर में से ये उसको सुविधाएं दे देंगे, सर्विसेज दे देंगे। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन तू एक बात बता, तू इतना बुद्धिमान बन रहा है, लोग हमें पैसा देंगे क्यों, कैसे देंगे, एक साथ भार नहीं आ जाएगा उन पे? ये तो बेचारे किसान हैं, ये तो छोटी छोटी इनकम कमाते हैं, ये एकदम से कैसे दे देंगे पैसा? तो चाणक्य ने एक दोहा सुनाया, एक कोट्स बोला, जो कि मैंने जीएसटी में भी आपको बताया था। चाणक्य ने क्या कहा, सर हम कैसे टैक्स लेंगे वो डिपेंड करता है इस बात पर। कैसे? एज द सन ड्रॉज मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ वी विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम आवर पीपल एंड गिव इट बैक एज रेन। मतलब क्या है? कहता है कि भैया हम ना सूर्य की तरह टैक्स लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे? सूर्य की तरह। जैसे क्या करते हैं, सूरज क्या करता है कि पृथ्वी से या पृथ्वी के रहने वाले लोगों से नमी सोखता है। क्या सोखता है? लेकिन क्या दर्द होता है? क्या हमारी बॉडी से सूर्य नमी नहीं सोखता? बिल्कुल सोखता है, लेकिन क्या हमें दर्द होता है? हमें पता भी नहीं लगता। क्या नदी नालों से पानी इकट्ठा नहीं करता? करता है। फिर वो कहां इकट्ठा करता है उसको? बादलों में। और जब जिस एरिया को जरूरत होती है वहां पर वो वर्षा के रूप में उसे दे देता है। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही चाणक्य ने बोला कि राजा साहब हम भी टैक्स वैसे ही कलेक्ट करेंगे। कैसे? जैसे सूर्य ड्रॉ करता है क्या? मॉइस्चर, पता नहीं लगता, धीरे धीरे हम लेते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे। जो हमारे पर्सन है, जो हमारी प्रजा है, उसको तकलीफ नहीं होगी और उसको अपने खजाने में इकट्ठा करेंगे। और फिर जब जरूरत पड़ेगी, विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, तब हम उनको सुविधाएं दे देंगे इस पैसे से। राजा ने कहा बात तो सही है, इसमें मेरा क्या फायदा? राजा तो हमेशा क्या सोचता है, भैया मेरा क्या फायदा है ये बता। प्रजा का फायदा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई राजा साहब आपका यह फायदा है कि लोगों को प्रतीत होगा कि आप उनकी क्या करते हो, चिंता करते हो। आप चिंता करते हो, आप ही उनके लिए सोचते हो कि जब मुसीबत आती है तो आप उनको सुविधाएं प्रदान करते हो, आप उनका ध्यान रखते हो, खाने पीने का, सारी चीजों का। क्लियर है कि नहीं है? ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो चाणक्य साहब जो थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है? लेकिन अब राजा गए, रजवाड़े गए और आ गए अंग्रेज।
अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजी हुकूमत जो थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया को रूल करना चालू कर दिया, गुलाम बना लिया, तो वो अपने हिसाब से देश को चला रहे थे। तो बात है दोस्तों 1857 की। पहला ईयर क्या लिखा हुआ है मैंने, 1857। 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एट वॉर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर रही थी, किस युद्ध में थी। और आपको पता है जब वॉर होता है या युद्ध होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, हथियार चाहिए, और आपके जो सैनिक हैं उनको आप ट्रेनिंग देंगे, आपके सैनिकों का खाना पीना, आपके सैनिकों की अगर उनको चोट लग जाए या कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, उनका इलाज कराना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो भैया ये सारी चीजों के लिए उनको पैसा चाहिए था। तो अब कैसे पैसा इकट्ठा करा जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग लगाएंगे टैक्स। क्या लगाएंगे हम? टैक्स लगाएंगे। और ये टैक्स हम किसी को, ऐसा नहीं कि हर किसी से बराबर लेंगे, नहीं, उन्होंने सेग्रीगेशन किया कि हम इसको इनकम के हिसाब से लगाएंगे। किसके हिसाब से? मतलब क्या इनकम के हिसाब के, कि जिसकी ज्यादा इनकम उसका टैक्स भी ज्यादा, और जिसकी इनकम कम उसका टैक्स भी कम। तो इसको पहली बार इनकम टैक्स बोला गया। क्या बोला गया? इनकम टैक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो जी। तो 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर में थी, उसको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने सोचा क्या लगाएंगे भैया, टैक्स लगाएंगे। 1860 में 1860 में सर जेम्स विल्सन, क्या नाम लिखा हुआ है बेटा? सर जेम्स विल्सन। ये बेटा आपका एमसीक्यू बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। सर जेम्स विल्सन, इन्होंने क्या काम करा, पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा, वो भी 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए बच्चा? 5 सालों के लिए। तो सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया भी बोला जाता है। क्लियर है या नहीं है? और ये आपका एमसीक्यू बनेगा। तो अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है हु वाज द फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, तो आंसर क्या होगा? सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन। कितने सालों के लिए लगाया गया था? 5 सालों के लिए। इनकम टैक्स पहली बार कितने सालों के लिए लगाया था इंडिया में? 5 साल। किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन ने। कौन से ईयर में? 1860 में। 1860। बात क्लियर है यहां तक? फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है जी। 5 सालों तक लगाया गया, टैक्स कलेक्ट किया गया। उसके बाद 1886 में लॉर्ड डफलिन आ गए। कौन आ गए? लॉर्ड डफलिन। उन्होंने कहा जी अब हमें दोबारा पैसे की जरूरत है, तो हम दोबारा से इनकम टैक्स लगाएंगे। बीच में इनकम टैक्स नहीं लगा, सिर्फ 5 सालों के लिए किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन ने। उसके बाद 1886 में 1886 में लॉर्ड डफलिन करके एक व्यक्ति आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासक, और उसने कहा कि भैया 5 सालों के लिए मैं दोबारा से इनकम टैक्स दोबारा लगाना चाहता हूं, और उसने लगा दिया। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है यहां तक? तो 1857, 1860, 1886 3 ईयर की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है यहां तक? चलो जी। फिर 1990 में 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। क्या पास हुआ बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। क्लियर हो गया? चलो जी। अब 1990 में क्या आ गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है जी। फिर क्या हुआ? 1922 में इनकम टैक्स को लॉ की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। तो जो हम आज इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं बच्चा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वो आज पहली बार 1961 नहीं है, वो कब लगा था पहली बार लॉ की फॉर्म में? 1922 में। कब लगा था? 1922। और बेयर एक्ट में भी आपको इसकी ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। 1922। बात क्लियर है या नहीं है? तो इनकम टैक्स लॉ की फॉर्म में पहली बार कब आया? 1922 में। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई बात यहां तक? चलो जी। उसके बाद बेटा जी क्या हुआ कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो चुका था, तो जहां जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखा हुआ था वहां पर इंडियन पार्लियामेंट आ गया। तो अब जो टैक्सेस वगैरह है वो कौन कलेक्ट कर रहा था? इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी या नहीं कर रही थी? तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में दिक्कत ये आई कि भैया पैसा आ तो रहा है, इसको कहां पर सेव करें, इसको रखे कहां? परेशानी तो ये। तो उन्होंने एक चीज सोची। क्या भैया? ऐसा है, इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए, ठीक है। और उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया 1924 में।
1924 में एक बोर्ड का गठन किया गया और उसको बोला गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या बोला गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ, बात क्लियर है या नहीं है यहां तक? CBR, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन किया गया। क्यों? कारण क्या है? सुनिए भैया, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, है कि नहीं है? नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इस बॉडी का काम क्या होगा? इस बॉडी का काम होगा कि टैक्सेस से जो भी पैसा आता है उसको अपने यहां पर रिजर्व करे और जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से ले लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई पहली बार, कब? 1924 में। समझ में आ गई मेरी बात? क्या नाम रखा गया उस बॉडी का? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, CBR। क्लियर है? और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। ये भी आपका MCQ बन सकता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बनाया गया था? पहली बार कब बनाया गया था बच्चे? 1924 में। बात क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? चलो, उसके बाद इन द ईयर 1947 वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस। हमें क्या मिल गई थी? आजादी मिली। आजादी मिली तो 1947 के बाद इंडिया पूरी तरह से इंडिया बन चुका था। इंडिया पूरी तरह से इंडिया बन चुका था और अब अधिकार किसके पास था? इंडिया के पास। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, आपको पता है कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिली और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ? 1950 में। कब हुआ? 1950 में। तो जो भी हम एक्ट वगैरह पढ़ते हैं, लॉ वगैरह पढ़ते हैं, तो इंडिया में कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, उसका फंडामेंटल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है वो, तो इट इज नल एंड वॉइड एक्ट। क्या माना जाता है वो? नल एंड वॉइड, जीरो, कुछ भी नहीं है भाई साहब, क्योंकि नींव ही नहीं है, फंडामेंटल ही नहीं है। और जब फंडामेंटल ही नहीं है तो बिल्डिंग कितने दिन टिकी रहेगी? कुछ भी नहीं, हवा में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया, ठीक है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं हम लोग। उसके बाद 1961 में, इन द ईयर ऑफ 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट कब बना था पहली बार? 1922 में। उसको रिवाइज किया गया, उसको अपडेटेड किया गया और फिर यह नाम रखा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या नाम रखा गया बेटा? इनकम टैक्स एक्ट 1960। बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? तो आज जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन क्या ये 1961 में ही आ गया? ना भाई, कब से स्टार्ट हो रहा है? चाणक्य से। और कहां तक आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर लॉर्ड डफलिन, सर जेम्स विल्सन, और फिर ना जाने क्या क्या हुआ। सारी चीजें समझ में आ गई क्या नहीं आई? क्लियर है? पक्का? चले जी, चलो बेटा। अब 1961 में इनकम टैक्स एक्ट को क्या किया गया? अपडेटेड किया गया, रिवाइज किया गया। सर रिवाइज करने के पीछे कारण क्या था? यहां पर रिवाइज करने के पीछे दो कारण थे, ठीक है। एक तो यह कारण था कि 1922 का बना हुआ था। 1922 और 1961 में लगभग कितने साल का गैप हो गया? 39 ईयर्स का हो गया भाई साहब। तो परेशानी थी। 39 ईयर्स में तो बहुत कुछ बदल जाता है। समय के हिसाब से आपको रूल्स और आपके एक्ट चेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अब दिक्कत ये आ रही थी कि यहां पर इंडियन पार्लियामेंट लिखा हुआ था, है या नहीं है? समझ में आ गया? अच्छा, अब परेशानी एक और कि ये 1961 में क्यों अपडेट किया गया, ये बता रहा हूं। 1922 में बन तो रखा था, तो फिर क्यों दोबारा से बनाया गया? तो उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं कि 1961 में इनकम टैक्स एक्ट को दोबारा से क्यों अमेंड किया गया, अपडेट क्यों किया गया, रिवाइज क्यों किया गया। उसके पीछे दो टेक्निकल कारण थे। क्लियर है? चलो सुनो। एक नाम था इंडियन पार्लियामेंट, लिखा हुआ था, हमने पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट हुआ। अब क्या हुआ? एक मोहतरमा आती है, ठीक है, रशिया से, ठीक है। तो मोहतरमा आती है और वो क्या कर रही थी? लेट सपोज वो जहाज में आई, ठीक है, और हमारे इंडिया में आ गई। उसने थोड़ी अर्निंग कमा करके जा ही रही थी कि असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए। कौन आ गए? उन्होंने बोला, ओ मैडम इधर आओ। कहां जा रहे हो? घर? कहां? रशियन? अच्छा मैडम दो ना। ये क्या है? क्या दो? नहीं वो गलत समझ रहे हो, टैक्स दो, टैक्स। तो उसने बोला कि भैया ऐसा है सर, मैं तो इंडियन हूं ही नहीं, मैं कौन हूं? रशियन।
ठीक है। और आपके लॉ में क्या लिखा हुआ है? इंडियन पार्लियामेंट। तो आप सिर्फ किससे टैक्स ले सकते हो? इंडिया से। मैं तो इंडिया की, तो मैं काहे टैक्स दूं? परेशानी आई कि नहीं आई? पहली चीज। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी नहीं कह सकते कि भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अब कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दो टेक्निकल इश्यूज थे, तो इस वजह से इसको अमेंड किया गया। ठीक है, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाया गया और वहां पर कुछ टेक्निकल एरर्स को हटाया गया। बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है यहां तक? चलो जी। अब दोस्त क्या हुआ, क्या एक्ट बनाने से काम चल जाएगा? भाई लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, याद है ना अभी आई थी वो रशिया से। तो लॉ मेकर ने तो बना दिया कि टैक्स ले ले, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को टैक्स लेने में दिक्कत आ रही थी या नहीं आ रही थी? बोलो हाँ के ना। कंफर्म दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं रूल्स। क्या बनाने पड़ते बच्चा? रूल्स। तो इनकम टैक्स एक्ट बनकर के तैयार हो गया 1961 में, रूल्स बनाए गए 1962 में। तो इनकम टैक्स रूल्स कब आए? 1962। कारण समझ में आ गया कि नहीं आया? भाई साहब रूल्स 1962 में, एक्ट 1961 में, ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एक्ट पहले बनेगा या रूल्स? पहले तो ये बताया जाएगा ना कि भैया आपको इतने बजे यहां पर पहुंचना है, ये क्या है? एक्ट। कैसे पहुंचना है, ये रूल्स है। ड्रेस कौन सी पहन के आनी है, ये रूल है। तो ये उसके बाद बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा? बात समझ में आ गई? तो 1961 में एक्ट बनकर के तैयार हो गया, लेकिन एक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इनकम टैक्स रूल्स पास किए गए 1962 में। फॉर एग्जांपल चलो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो बोलता है कि अगर आपने इनकम जनरेट की है, अगर आपने इनकम जनरेट, तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी? जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलो, अभी मैडम आई थी ना, ये इंडिया से इनकम कमाई, अब की बार ये टैक्स देने के लिए तैयार है। क्या तैयार है? टैक्स देने के लिए। ठीक है, इसने बोला मैं टैक्स देना चाहती हूं, पर मेरे पास तो आधार कार्ड ही नहीं है, पैन कार्ड तो मेरा बना ही नहीं है, और आपकी इनकम टैक्स वेबसाइट पे तो पैन कार्ड से ही लॉगिन हो सकता है, मेरे पास है ही नहीं, आधार कार्ड ही नहीं है, तो पैन कार्ड कहां से बनेगा मेरा? है कि नहीं है? तो ग्राउंड लेवल पे परेशानी आई कि नहीं आई? लॉ मेकर ने लॉ बना दिया कि अगर आपने इनकम जनरेट करी है, इनकम कमाई है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये मैडम, अब बताओ, क्या ये टैक्स देना चाहती है? हाँ देना चाहती है, लेकिन क्या ये दे पा रही है? टेक्निकल एरर्स है, क्योंकि एक्ट में ये बात डिफाइन ही नहीं की गई। तो इन चीजों के लिए क्या बनाया गया? इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए। क्या बनाए गए? इनकम टैक्स रूल्स। समझ में आ गया? और ये कब बने? इनकम टैक्स रूल्स कब बन करके तैयार हुए? 1962 में। तो एक्ट कब आया दोस्त? 1961 में। रूल्स कब बने? 1962 में। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो, अब क्या हुआ कि इंडिया में दो तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक डायरेक्ट टैक्स और एक, अब डायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आ रहा है, डीटी से भी पैसा आ रहा है, और आईडीटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी पैसा आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब जो हमने बोर्ड बनाया था, याद है कौन सा बोर्ड बनाया था 1924 में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब वहां परेशानी, वहां उथल पुथल कि भाई साहब इनकम टैक्स का संभाले, जीएसटी का संभाले, कस्टम का संभाले, किसका संभाले? फिर तुम देने आ जाते हो पैसा कि जीएसटी का पैसा दो। अरे यार ये तो सारे इकट्ठा हो गए, हम किस किस को क्या क्या दे? परेशानी है कि नहीं है? एक ही गुल्लक में तुम भी पैसा डाल रहे हो, एक ही गुल्लक में पापा भी पैसे डाल रहे हैं, एक ही गुल्लक में बहन भी पैसे डाल दिए। अब एक बात बताओ, अगर बहन निकालने जाएगी तो तुम नहीं रहो ये पैसे, ये तो नोट मैंने डाला, तुमने कैसे निकाल लिया? या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर तो ये परेशानी आ गई इनके सामने कि भैया ये आईडीटी और डीटी दोनों का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन किसका रेवेन्यू कितना ये तो नहीं पता चल रहा था। तो इसलिए इन द ईयर ऑफ 1964, कब? इन द ईयर 19, इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो पार्ट में तोड़ा गया। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो पार्ट, सबसे पहले बनाया गया सीबीडीटी, दूसरा बनाया गया सीबीईसी, हुआ करता था पहले, अब सीबीआईसी है। ठीक है, सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका एमसीक्यू बनेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? सीबीईसी की फुल फॉर्म थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। क्या हुआ करता था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। लेकिन
इसको चेंज कर दिया गया बाद में, अब बना दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बात क्लियर है या नहीं है? ये भी आपका एमसीक्यू बनेगा। समझ में आएगा कि नहीं आया? यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। आज जो हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज का नहीं है भाई साहब, कहां से चलता आ रहा है। ठीक है, फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको बोला गया? सर जेम्स विल्सन को। कब लेके आए? 1860 में। है या नहीं है? लेकिन क्या पहली बार इन्होंने ही लाया? नहीं भाई साहब, पहले बार चाणक्य साहब लाए थे। लेकिन बुक वगैरह राइटिंग जो होती है वो अंग्रेजों के समय में ज्यादा हुआ करती थी, इन्होंने अपना नाम लिख दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ आ गया? चलो जी, यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे की बात सुनना। अच्छा एक और चीज, हाँ सुनो, मुझे एक बात बताओ यार, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अब अलग अलग कर दिया गया दोनों को। जो इंडिपेंडेंट बॉडी थी इनके अंदर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी को बना दिया गया, दो अलग अलग, एक सीबीडीटी एक सीबीआईसी। ठीक है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर देखें तो अथॉरिटी किसके पास है? इनकम टैक्स से रिलेटेड सीबीडीटी के पास। किसके पास? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अब बेटा अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी देखना है, या इनकम टैक्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया, या इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आए, तो वो किसने दी होंगी? या सीबीआईसी ने? सीबीडीटी ने। समझ में आ गया कि नहीं आया? और अगर जीएसटी या कस्टम पे देखना है तो सीबीआईसी। गॉट इट? चले आगे, बहुत बढ़िया। अब आगे देखें बेटा, सुनिएगा ध्यान से। नाम बना इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब बता चुका। 1961 का मतलब मैं, अरे क्या होता है मतलब, कब एक्ट आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? चलो एक्ट, मैं उल्टा चल रहा हूं, ठीक है? एक्ट, अब एक्ट की बात करते हैं। एक्ट क्या है? अच्छा एक बात सुने ध्यान से, इनकम टैक्स एक्ट, सिर्फ एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपने को कुछ चीजें और भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? सर अभी तो आपने इनकम टैक्स एक्ट बोला था, अब इनकम टैक्स लॉ बोल रहे हो, कुछ तो फर्क होगा। पहला, इनकम टैक्स लॉ जो है बेटा, क्या है? इनकम टैक्स लॉ। इसके अंदर हमें एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है, रूल्स भी पढ़ने हैं, नोटिफिकेशंस भी पढ़ने हैं, सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं, और केस लॉज भी पढ़ने हैं। केस लॉज कहने का मतलब कोर्ट डिसीजन। ठीक है, तो सिर्फ एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा बाबू, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने। क्यों? क्योंकि अभी जो मोहतरमा आई थी रशिया से, उसको परेशानी हो रही थी या नहीं हो रही थी? तो उसका जो सॉल्यूशन है, जो रिजोल्यूशन है, वो कैसे निकलेगा? इनकम टैक्स एक्ट से, इनकम टैक्स रूल से। इनकम टैक्स रूल से तो पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं पढ़ने पड़ेंगे? ग्राउंड लेवल पे काम करना तो भैया रूल्स के साथ करना पड़ेगा। समझ में आ गया मालिक? चलो, तो भैया और उसके साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा? नोटिफिकेशंस। क्या पढ़ने पड़ेंगे? अब ये नोटिफिकेशन, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना यहीं पर, नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा इनकम टैक्स में? सीबीडीटी। कौन करेगा बच्चे? सीबीडीटी। क्लियर है? चलो जी, अब नोटिफिकेशन क्या होता है, चलो पहले एक्ट क्या होता है, एक्ट की बात करते हैं। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट के अंदर बेटा सेक्शंस आते हैं, एक्ट कंसिस्ट सेक्शंस। ठीक है, एक्ट के अंदर क्या आते हैं? सेक्शंस। क्लियर है मेरी बात? सेक्शन क्या होता है? सेक्शन, सेक्शन क्या होता है? प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन। ठीक है, कितने सारे सेक्शंस पढ़ लिए पर अभी तक समझ में नहीं आया। सेक्शन क्या होता है? प्रोविजन ऑफ लॉ। और सेक्शंस जब इकट्ठे हो जाते तो उसको क्या बोला जाता है? एक्ट। क्या बोला जाता है? एक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो एक्ट और सेक्शन दोनों में समझ में आ गया। चलो, रूल्स अभी बताया था, एक्ट
और रूल्स दोनों में फर्क है कि नहीं है? चलो, नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन क्या होता है बेटा? जब भी कोई चेंज होगा, जब भी कोई चेंज होगा तो उसको उसको इन्फॉर्म करने के लिए, यहां पर अगर बात करें पर्टिकुलर सीबीडीटी, कौन? सीबीडीटी क्या देगा? नोटिफिकेशन देगा। क्या देगा बच्चे? कि भैया ये चेंज हो गया आज से इनकम टैक्स में, तो इसको आप ध्यान रखें। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं। फेसबुक पर अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करता है, चेंज करता है, तो अपने को नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता कि इस बंदे ने प्रोफाइल चेंज कर दी, है या नहीं है? तो वो क्या है? नोटिफिकेशन। मतलब क्या है? चेंज जो हुआ है उसका इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बात क्लियर है? नोटिफिकेशन समझ में आ गया? नोटिफिकेशन देगा कौन? सीबीडीटी। ये किसके लिए होता है? ये जनरल पब्लिक के लिए भी होता है, ऑफिसर्स के लिए भी होता है। क्लियर है कि नहीं है? चलो, उसके बाद आता है बेटा जी सर्कुलर्स। क्या होता है? ये भी कौन इशू करेगा? सीबीडीटी। कौन करेगा? क्या होता है सर? सर्कुलर्स। नहीं पता? सुनो ध्यान से, नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनो। बताओ क्या है? जो भी आपको लग रहा हो, ये क्या है? नाज की टंकी। आप बताएं क्या है ये? पानी का गिलास। चलो शुक्र है पानी का ही बोला। हाँ जी, और बताएं क्या, जो मन में आता है, जो देख करके लग रहा है कि क्या है ये, बताओ, बोलो। पानी का गिलास, वेरी गुड। पानी का गिलास ही लग रहा है ये तुम्हें भी? अच्छा, क्या लग रहा है? ड्रम। पानी का ड्रम लग रहा है, वेरी गुड। सॉरी, पानी का ड्रम। अच्छा, आपको पानी का ड्रम ही लग रहा है? हाँ जी, बताएं आप। पानी ही है। क्या लग रहा है? शराब नहीं लग रही? वाइन वगैरह नहीं लग रही है? अरे तो मतलब शराब लग रही है, नहीं लग रही? नहीं लग रही? ड्रिंक लग रही है? एक बात बताओ, मैंने कुछ बोला क्या इसके बारे में? तुम सारे अपने मन से बता रहे हो कि नहीं बता रहे? हमें ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। अब एक बात बताओ, अगर रूल्स में या इनकम टैक्स एक्ट में कोई बात लिख दी गई, तो उसको हर एक ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर अपने अपने दिमाग से इंटरप्रेट करे, क्या ये सही है कि नहीं है? करेगा। तो वो कुछ भी मान सकता है कि नहीं मान सकता? तो भैया इस बात का क्लैरिफिकेशन लेकर के आओ कि इसको क्या मानना है। तो मैं अगर इस पर लिख दूं कि भैया ये पानी का गिलास है, तो फिर सब पानी का गिलास ही मानते। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये क्या है, पानी का गिलास, तो क्या मानते आप? पानी का गिलास ही मानते। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? और मैं ये लिख दूं कि ये एक पानी का गिलास ही है, लेकिन उसके अंदर ये बीड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, बीड्स होते हैं, बीज। ठीक है, वो पड़े हुए हैं। तो मान सकते हैं या नहीं मान सकते? अगर मैं इसको बोल देता है, लिख देता, तो तुम सब वही मानते हैं नहीं मानते? तो भैया सर्कुलर्स जो है वो लाता तो डिपार्टमेंट है, यानी सीबीडीटी वही लाता है, लेकिन किसके लिए लाता है? ऑफिसर्स के लिए, कि बेटा दिल्ली में जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो यही मानेगा, चेन्नई में जो बैठा हुआ ऑफिसर है वो यही मानेगा, जो कलकत्ता में बैठा वो भी यही मानेगा, गुजरात में बैठा वो भी यही मानेगा। नहीं तो हर कोई अपने अपने हिसाब से नहीं मान लेगा। बात क्लियर है नहीं है? तो सर्कुलर्स किसके लिए आते हैं? ऑफिसर्स के लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए। और नोटिफिकेशन जनरल पब्लिक के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जनरल पब्लिक के लिए। बात समझ में आ गई? तो एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, समझ में आ गया क्या? उसके बाद है बेटा केस लॉज। क्या पढ़ने जरूरी है? हाँ जी, पढ़ने जरूरी है बेटा। एक बात बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और किसी असेसी के बीच में कोई केस हुआ, ठीक है, कोई अब बहस हुई और वो चला गया कोर्ट में। केस कहां चला गया? कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में चला गया, लेट सपोज। तो अब क्या होगा? जो वो डिसीजन आएगा, क्या उसका इंपैक्ट बाकी के एसएससी पे नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसलिए क्या हमें ये केस लॉज नहीं पढ़ने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे। हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा कि इस केस लॉज में क्या डिसीजन दिया गया था। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बताना? कई एक केस लॉज नहीं पढ़े थे? तो उसमें ये लिखा था ना, हेल्ड, क्या होता है वो? कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसी बेसिस पर हमने सेक्शंस भी समझे थे या नहीं समझे थे? क्लियर है? तो इसलिए
कोर्ट के जो केसेस जो डिसीजन आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? आई थिंक अब आपको हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी इनकम टैक्स एक्ट की। और इनकम टैक्स लॉ में हमें पढ़ना क्या क्या है, सिर्फ एक्ट से काम नहीं चलेगा, हमें एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन भी, सर्कुलर भी और केस लॉज भी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? चलिए जी, क्लियर है जी, आगे की बात करते हैं। चलिए जी, अब बेटा बुक से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने ही बढ़ा दिया सारा कुछ, अब बुक से भी पढ़ लेते हैं कुछ, बुक क्या कहती है। सुनो जी, सबसे पहले बात करता है ओरिजिन या बेसिक ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो देखिए जी, कह रहे थे फर्स्ट स्टैट्यूट दैट गवर्न इनकम टैक्स वाज द इनकम टैक्स एक्ट 1922। सर बता दिया मैंने, ये बताया कि नहीं बताया रे? और उस समय कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन थी? ठीक है, चलो जी। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और 1961 जो है वो ला दिया गया। क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, वो सारी हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना सर, आपने बोला था कि अभी कि कोई भी एक्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर उसको पावर होनी जरूरी है, अगर पावर नहीं है तो वो एक्ट नहीं है, नल एंड वॉइड है कि नहीं है? तो सर ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कुछ? सर देख लेते हैं एक बार। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेटा, अगर आप उसको ओपन करेंगे और उसकी यूनियन लिस्ट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? यूनियन लिस्ट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है? यूनियन लिस्ट मतलब है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वो सारी चीजें जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ या एक्ट बना सकती है, तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं चीजें। और जिस पर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है एक्ट या लॉ, तो वो आती है स्टेट लिस्ट के अंदर। और जिस पर दोनों मिलकर के बना सकते हैं वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट पर। किस पर आते हैं? कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो कौन बनाएगा इनकम टैक्स एक्ट? अभी बात कर रहे हैं भाई यूनियन लिस्ट की, तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? तो यूनियन लिस्ट किसकी चेक करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसकी एंट्री नंबर 82 है। क्या है बेटा? एंट्री नंबर 82, जो कि हमें बताती है क्या कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम विल बी इम्पोज्ड। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कि भैया टैक्सेस वो लगा सकते हैं, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम पे। एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो उस पर भी टैक्स का प्रोविजन जो है बनाया गया है, लेकिन ये बनाया गया बेटा स्टेट लिस्ट में। किस में बनाया गया बच्चे? स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट जो बनाया गया और उसका एंट्री नंबर है 46। कौन सा एंट्री नंबर है? 46। तो बेटा एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट इनकम टैक्स पे बनाएगा और एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एक्ट बनाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जो है वो कौन लगाता है? यूनियन लिस्ट के हिसाब से लगता है कि स्टेट लिस्ट? किसके हिसाब से लगता है? स्टेट लिस्ट के हिसाब से। यूनियन लिस्ट के हिसाब से अदर देन एग्रीकल्चर इनकम पे लगता है, सारी इनकम लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है मेरी बात? क्लियर है यहां तक? चले आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, क्या पढ़ रहे हैं? टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा ना कि इनकम क्या होती है। बोलो, टैक्स का मतलब तो समझ में आ गया। अच्छा एक और बात बताओ, टैक्स जो होता है, टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू में होता है या नहीं होता? मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? टैक्सेस। जो टैक्सेस से पैसा आता है उससे वो क्या करती है? देखिए अब कोई कहे यार टैक्स से कुछ होता ही नहीं है, भाई आप एक बात ध्यान से सुने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं इंडिया में उनको कौन चला रहा है? क्या हम पैसा देते? डायरेक्टली तो कोई पैसा नहीं देता डॉक्टर को, दवाइयों के लिए पैसा देते नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे चल रहे हैं? रोड्स कैसे बनते हैं? डैम्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बिजली पानी कैसे मिल रही है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सबके लिए पैसा कहां से आता है? टैक्सेस से। क्लियर है? वही चाणक्य साहब वाली याद करो। ठीक है, सुविधाएं देंगे कैसे? टैक्सेस लेकर के। क्लियर है कि नहीं है? तो ये इसका मेजर सोर्स होता है। अच्छा जी, बेसिक कंसेप्ट की बात करें इनकम टैक्स लायबिलिटी की, तो सेक्शन नंबर 4 है बेटा। क्या है? सेक्शन नंबर 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है? ये कहता है विच इज चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 4। तो ये कहता है
एनी सेंट्रल एक्ट enacts that income tax shall be charged for any assessment year at any rates or rates income tax at that rate or those rates shall be charged for that year in accordance with. अब ये क्या है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन प्रोविजन वगैरह भी आ जाते हैं इसमें. अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है? सेंट्रल एक्ट. क्या है? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. पावर कहां से मिली? कहां से मिली? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन लिस्ट और उसका एंट्री नंबर 82, वहां से मिली है इसको पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो इसलिए सेंट्रल एक्ट है. क्या है ये बेटा? सेंट्रल एक्ट. समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो इससे पहले हम आगे चले, कुछ और बात कर ले. इनकम टैक्स जो होता है रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है. पक्की बात मानते हो या नहीं मानते? अब ये एक्ट जो है लगाया गया तो क्या सब पे लग जाएगा? क्या सब पे लग जाएगा? नाम पढ़ो. इनकम टैक्स यानी टैक्स ऑन, जिसकी इनकम होगी उसका टैक्स होगा, जिसकी इनकम नहीं होगी उसका टैक्स भी नहीं होगा. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कई लोग कहते हैं ना कि जी हमें टैक्स कम से कम पे करना है, तो कम से कम कमाने लगना. टैक्सेस बिल्कुल ही पे नहीं करना तो बिल्कुल ही मत कमा, घर बैठ जा, टैक्सेस जीरो बनेंगे. क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलो जी. तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो लाया गया और उसके बाद सेक्शन नंबर 4 जो है चार्जिंग सेक्शन है, यही आपको बताता है कि भैया इनकम टैक्स कैसे लगेगा. ये एक सेंट्रल एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है. क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर है यहां तक? अच्छा जी.